हेलो गाइस, जय नमस्कार, मैं तुम्हारी और आप सभी का स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स में इस मंच में। तो भैया आ चुके हैं लाइव। भारत की हो गई है यहाँ पर वर्ल्ड कप की शुरुआत जीत के आगाज के साथ। जी हाँ, सामने हो भैया कोहली के साथ जब होम क्लास, यहाँ पे सामने फिर भैया कोई भी पटक के मारना जानते हैं भारतीय टीम। यहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय टीम की शुरुआत के 3 विकेट गिर गए थे, टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उस बीच यहाँ पर केएल राहुल जब एंट्री होती है, उसके बाद से सब कुछ बदल गया। मतलब सब कुछ बदल ही गया। और यहाँ पर सब कुछ बदलने का यहाँ पर हमारे साथ हमारे एक परम अजीज मित्र जुड़ रहे हैं। यहाँ पर उनको हम आपके साथ फिलहाल हमारे लाइव सेशन में जुड़ने जा रहे हैं। उनका हम यहाँ पर करते हैं स्वागत। तो क्या हाल ब्रिज भैया भाई, कैसी लगी जी जीत? जीत मुबारक। बहुत ही शानदार जीत कह सकते हैं अनुज। जिस तरह से लोकेश राहुल ने छक्के जी के हाँ। साथ वो जिस तरह से उन्होंने छक्का लगाया, वाकई 2011 का जो वर्ल्ड कप था, जो फाइनल मुकाबला था, उन्होंने जी जी एमएस धोनी की याद दिला दी कि एमएस जी हाँ, धोनी ने बिल्कुल। भी उसी अंदाज में छक्का लगाया था जिस अंदाज में आज लोकेश राहुल ने लगाया है। क्योंकि जी 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 97 जो रन है उनका, वही हाँ हाँ। 97 एमएस धोनी का भी 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में भी स्कोर था। तो कहने की जी 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 जिस अंदाज में विराट कोहली और लोकेश राहुल ने टीम को संभाला और पारी को संभाला, जहां की टीम का स्कोर 3 विकेट गिर गया था महज 2 जी जी रन पर। उस वहां से उस मझधार से जहां पर टीम इंडिया की नैया एक तरह से डूब रही थी, वहां जी से हाँ। उन्होंने टीम को उबारा और कहीं ना कहीं टीम को एक बड़ी जीत दिलाने में कामयाब हासिल की अनुज। जी जी जिस प्रकार से स्टार्टिंग के टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया था, यहाँ पर ईशान किशन को लेकर काफी चीजें बोली जा रही कि ईशान किशन संभालेंगे। ईशान किशन संभाल नहीं पाए। यहाँ पर विराट कोहली का 15 मीटर ऊंचा छक्का गया था, कैच होते होते उनको जीवन दान मिला। उससे पहले यहाँ पर श्रेयस अय्यर गए, उसके पहले यहाँ पर क्या कहते हैं रोहित कुमार शर्मा गए। जिस रोहित प्रकार से शर्मा। लगातार यहाँ पर विकेट के ऊपर विकेट गिरे, उसके बाद जिस प्रकार किंग कोहली के साथ जब क्लास हो तो सामने कोई भी हो पटक के मारना नहीं जानते भाई। वाकई बिल्कुल है, यहाँ पे तारीफ तो बनती है जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। और विराट कोहली जिसके लिए जाने जाते हैं, और जी लोकेश हाँ। राहुल के हम जिक्र भी इसके पहले जब हम लाइव थे इसके पहले भी उनका जिक्र किए थे कि लगातार जी इस जी बार पूरे एशिया कप में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। और जिस तरह जी हाँ। से वो सर्जरी के बाद उन्होंने वापसी की थी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया था, वो जी वाकई जी काबिले तारीफ है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, जो कि दूसरे दिन मैच शुरू हुआ था। जी और जी कहीं ना कहीं जो इस तरह से उन्होंने वापसी की है सर्जरी के बाद और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना हाँ कहीं हाँ। टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जिस अंदाज में टीम इंडिया ने इस मैच को जीता है, वाकई काबिल तारीफ होगी अनुज। और भाई जो काबिल दर्शक थे, जीत के साथ यहाँ पर शुरुआत किया है वर्ल्ड कप की भारतीय टीम ने। जो स्टार्टिंग से जैसे हमने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलेगा, वैसे भारतीय बॉलिंग में स्पिनर्स को मदद मिली। स्टार्टिंग में सीमर्स और पेसर ने टीम इंडिया को परेशान किया, लेकिन जिस प्रकार से मिडिल ऑर्डर ने आके संभाला, देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर की जो हमारे को कमजोरी जो महसूस कर रहे थे केएल राहुल के फॉर्म में आने के बाद, विराट कोहली के साथ जिस तरह साझेदारी उन्होंने निभाई है, इसको हम 97 रन नहीं मानेंगे, इसको हम सेंचुरी मानेंगे। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। देखिए जिस अंदाज में जिस परिस्थिति में टीम इंडिया थी, उससे जी हाँ। ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि टीम इंडिया 200 का आंकड़ा का जो वहां पे जीत का जो लक्ष्य था वो प्राप्त कर पाएगी या नहीं, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जिस अंदाज में लोकेश राहुल विराट कोहली ने संभाल कर पारी को संभाला और जी जीत जी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई, तो कहीं ना कहीं जी जी यहाँ पे विराट कोहली और लोकेश राहुल के बीच जिस तरह की साझेदारी हुई, ये वाकई क्रिकेट के इतिहास में अगर देखा जाए कि ऐसी परिस्थिति में टीम को उबार पाना इतना आसान नहीं होता। वो उस कंडीशन में जहां पे लगातार स्पिन गेंदबाज को मदद मिल रही थी पहले इनिंग्स में, उसके बाद हेजलवुड ने जिस तरह से वहां पे अपने एक ही ओवर में रोहित जी शर्मा हाँ। को चलता किया, उसके बाद श्रेयस अय्यर को आउट किया, और स्टार्क ने अपने पहले ओवर में ईशान किशन को आउट किया। तो जी जी ऐसे कंडीशन में 2 रन पे 3 विकेट गिर जाना कहने के टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब था। लेकिन जी ऐसे जी परिस्थिति में टीम इंडिया ने जिस तरह से वापसी की और दोनों खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्म किया है, वाकई काबिल तारीफ है। और कहने की टीम इंडिया ने वो आगाज कर दिया है जिसके लिए वो जानी जाती है। वर्ल्ड कप का पहला मैच आज खेला गया चेन्नई में, और टीम इंडिया ने जीत के साथ आगाज कर दिया है। तो यहाँ से जी जी आने वाले जो मैचेस हैं, तो इससे टीम इंडिया का जो मनोबल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, और टीम इंडिया ने कहाँ पे गलती की, कौन से जो गलत शॉट खेले हैं, तो उस पर भी बहुत थोड़ा सा वहां पे इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जी जी शुभमन गिल का
दूसरे मैच में वापसी कर पाएंगे या नहीं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। तो कहने के ईशान किशन ने जो शॉट खेला था वहां पे, जो जिस तरह आउट हुए, तो वहां पे कहने के उनको अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। जी 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 जी। यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय कप्तान को सोचना पड़ेगा, अपने टॉप ऑर्डर को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा फ्लॉप होता नजर आ रहा है। अगर हर मैच में विराट कोहली और यहां पे हर मैच में केएल राहुल चलना जरूरी नहीं है, कहीं कहीं इनका भी बुरा वक्त आ सकता है। जी जाहिर सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एक दौर था, आपको याद होगा कि जब विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं निकल रहा था, जो आखिरी शतक आया था उनका 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद जब जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था, तो कहने कहीं ये किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता टीम में जगह बना पाना। और टीम में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो टीम में जगह बना पाना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से लोकेश राहुल के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि सर्जरी के पहले जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस था उतना खास नहीं था, लेकिन उसके बाद सर्जरी के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है। और इस बार कहीं ना कहीं टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि 2011 के बाद जो वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता था MS धोनी की कप्तानी में, वो खिताब इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम उस जो इतिहास 2011 में रचा था वो इस बार रचे। यहां पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम को प्रेशर भी है ना, क्योंकि पिछले कुछ वर्ल्ड कप से देखा जाए तो होस्टिंग कंट्रीज यहां पर वर्ल्ड कप उठाते हुए नजर आ रही हैं, तो यहां पर भारतीय टीम के ऊपर एक प्रेशर भी है, क्योंकि 2011 के बाद एक तो वर्ल्ड कप भारत ने जीता नहीं है, ऊपर से इस बार भारत पूरी तरह से यहां पर होस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को पूरी तरह से प्रेशर है यहां पर। ये वाकई अगर बात कर ले कुछ टीमों की, अगर हम बात करें जिक्र कर ले यहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका को भी आपने देखा जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, 428 का स्कोर किया, यानी कि कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का जो सबसे बड़ा स्कोर है वो कल बनाया साउथ अफ्रीका की टीम ने। जिस तरह से मार्क्रम ने शतक लगाया, सबसे तेज शतक लगाने वाले मार्क्रम जो कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और इसके अलावा दो खिलाड़ी और कहीं ना कहीं हम बात करें क्विंटन डी कॉक की और एक प्लेयर और साउथ अफ्रीका के जिन्होंने शतक लगाया था, तो लगातार 3 प्लेयर ने शतक लगाया। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं वहां पे न्यूजीलैंड की टीम, जो कि ओपनिंग मैच सेरेमनी में तो पहला मुकाबला था, जिस अंदाज में वहां पे रविंद्र ने जिस तरह से वहां पे शतक लगाया था, वहां पे वापसी की, तो कहीं ना कहीं ये दो इस तरह से टीमें जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो टीम इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा ये वर्ल्ड कप जीत पाना, लेकिन क्योंकि बाकी की जो टीम है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। तो कहने की टीम इंडिया को यहाँ से जो भी अब परफॉर्मेंस में जो भी कमी आ रही है उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव करना थोड़ा जरूरी होगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर फ्लॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इस बात का जिक्र किया कि हमेशा जो है लोकेश राहुल विराट कोहली पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, बाकी भी जो बल्लेबाज है उनको भी वहां पे इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब फटाफट हाइलाइट्स के थ्रू जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने क्या परफॉर्मेंस किया, भारतीय बल्लेबाजों ने क्या परफॉर्मेंस किया, भारतीय गेंदबाजों के यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस था। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए सबके जरिए बताता हूँ, तो साथ ही हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे जैसे ग्राफिक चलेंगे उस पर आप डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे डेविड वार्नर का, इनके ऊपर आपको क्या कमेंट है? यहाँ पे कहने के ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कहने कहीं डेविड वार्नर जो कि लगातार अच्छे फॉर्म में है, पिछले अगर कुछ मैचेस में देखे तो उन्होंने 41 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना किया था और 6 चौके लगाए थे। उसके बाद हम बात कर ले वहां पे मिचेल मार्श जो कि बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे वहां पे स्टीव स्मिथ की, उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन जो बड़ा स्कोर था उसको तब्दील करने में वो कामयाब नहीं हो पाए थे। इनका कैच विराट कोहली ने कैसे लिया, जो कैच जो था जिस तरह से स्लिप में विराट कोहली ने वो लाजवाब कैच ले, स्टनिंग कैच कह सकते हैं, जो कि ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। और कहने के विराट कोहली ने आज बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है। तो हम बात करें जिन्होंने जी बिल्कुल स्टीव स्मिथ जो कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और भारत के खिलाफ इनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और कहने के 5 शतक 4 शतक इनके नाम है भारत के खिलाफ। तो कहने के जो एवरेज है इंडिया के खिलाफ स्टीव स्मिथ का बहुत शानदार है। तो आज के मैच में अगर बात करें, ज्यादा बड़ा स्कोर तब्दील तो नहीं कर पाए, लेकिन एक अहम स्कोर उन्होंने बनाए जरूर थे। 71 बॉलों का सामना किया और 46 रन बनाए और 5 चौके इस दौरान उन्होंने लगाए थे। और लाबुशेन की बात कर ले जी, लाबुशेन जो कि 27 रन बनाए, और हालांकि बैटिंग इतनी आसान नहीं थी क्योंकि पिच बहुत ज्यादा धीमी थी
वहां पे स्पिन गेंदबाज को खेल पाना ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं था। तो कहने के अगर आप देखें तो जो रन है और गेंद ज्यादा गेंद है और रन कम है, मैक्सवेल से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन मैक्सवेल भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। मैच 15 रन बनाकर कुलदीप यादव ने उनको बोल्ड आउट किया था। तो कहने के ऑस्ट्रेलिया टीम एक तरह से देखा जाए तो बेबस दिखी है भारतीय गेंदबाजों के आगे। लेकिन उसके बाद हम जो जिक्र कर रहे थे कि दूसरे पारी में भी कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी मदद मिलेगी वहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेजलवुड और स्टार्क ने जिस तरह से गेंदबाजी शुरुआत की, महज 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे वहां पे भारतीय टीम के, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली के बारे में क्या है, क्योंकि एलेक्स कैरी का काफी यहाँ पर हाइप बना हुआ था, बट एलेक्स कैरी चल नहीं पाए, डक में गोल्डन डक में आउट हुए। वाकई यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो डक आउट हुए हैं, इसमें हम मिचेल मार्श को देख सकते हैं जो कि पहले ओपनिंग के दौरान आउट हुए थे, इसके बाद एलेक्स कैरी जो कि 0 रन पे आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो स्कोर था, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो टीम का स्कोर होगा, जिस अंदाज में बल्लेबाजी करे थे ऑस्ट्रेलिया टीम, 240 के आसपास का स्कोर वहां पे प्रेडिक्ट किया गया था, लेकिन 200 भी नहीं बना पाई थी वहां पे। 199 रन पे 49.3 ओवर में, और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई थी। और कहीं पे यहाँ पे सबसे बड़ा जो अहम योगदान था भारतीय स्पिन गेंदबाजों की, जहां पे रविंद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट चटकाए। उस पर भी अभी हम आएंगे। भारतीय गेंदबाजी में तो कैमरॉन ग्रीन कुछ खास कर नहीं पाए, 20 गेंदों का सामना करते सिर्फ 8 रन बनाते हैं और ये भी तुरंत आउट हो जाते हैं। इसके बाद कुछ खास यहाँ पर आए नहीं, यहाँ पे 24 गेंदों में पैट कमिंस सिर्फ 15 रन बनाते हैं, 1 चौके और 1 छक्के लगाते हैं, लड़खड़ाते हुए पारी को संभालने काम करते हैं। इसके बाद अगर हम नजर मारें यहाँ पर मिचेल स्टार्क 35 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन बनाते हैं, संभाला था वहां पे, अब 2.5 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्के, और टीम का स्कोर जो था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर उन्होंने बनाने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच 160 के रन के आसपास ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन जिस अंदाज में मिचेल स्टार्क ने वहां पे अच्छी बल्लेबाजी की, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और स्टार्क के साथ जैम्पा ने भी काफी अच्छा संभाला था पारी। जी बिल्कुल, एडम जैम्पा ने भी एक शानदार पारी खेली। हम उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि इस अंदाज में जो विकेट अंतराल पे वहां पे गिरते हुए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम ज्यादा रन नहीं बना पाई, कहीं 160-170 के आसपास रन पे ही ऑल आउट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क ने पारी को संभाला था। हालांकि हेजलवुड कुछ नहीं खास नहीं कर पाए, अब हम आते हैं बनाए थे वो भारतीय टीम की बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग यूनिट पर हम सीधे सीधे चर्चा मारते हैं, तो फटाफट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम बॉलर फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने 35 रन देते हैं 10 ओवर में, 2 विकेट लेते हैं, इकोनॉमी रेटिंग का 350 का रहता है। आपका क्या कमेंट है जसप्रीत बुमराह साहब को लेकर के? देखिए बिल्कुल है, जसप्रीत बुमराह की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी भी कम है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की थी, एक टाइम था कि इनका भी जो परफॉर्मेंस था उतना ज्यादा खास नहीं था, लेकिन उसके बाद इन्होंने वापसी की, चोट के बाद काफी टाइम से टीम से बाहर थे, उसके बाद जब से इन्होंने टीम में वापसी की है, उसके बाद इनका जो परफॉर्मेंस है लगातार इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। और कहीं ना कहीं जो एनसीए में इन्होंने की जो प्रैक्टिस चली थी, वहां पे उनकी देख रेख में जिस तरह से वहां पे इन्होंने प्रैक्टिस की, और उसका इनको भरपूर फायदा मिला है। और वाकई आज के मैच में जिस तरह से उन्होंने जो पहला झटका दिया था ऑस्ट्रेलिया टीम को, और जिस अंदाज में वहां पे विराट कोहली ने कैच लिया था, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है जसप्रीत बुमराह ने, वो कहीं ना कहीं बेहतरीन गेंदबाजी। हम सिराज की बात कर ले, सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की, 6.3 ओवर उन्होंने फेंके हैं, और इसमें 26 रन देकर उन्होंने 1 विकेट चटकाया है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अनुज, तो भारतीय गेंदबाजों ने काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ा है वहां पे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। तो ये यहाँ पर बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को बोल रहे हैं रन काफी लीक हुए, नहीं देखिए यहाँ पे देखिए लीक होने के बाद में आपको इस बात का भी मैं पुष्टि कर देना चाहूंगा कि जब पहले ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चोटिल हुए थे वहां पे, जब स्ट्रेट ड्राइव वहां पे डेविड वार्नर ने वहां पे जो शॉट खेला था, कहीं ना कहीं उस गेंद को पकड़ने के दौरान वहां पे उनको चोट लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो चोट थोड़ा गंभीर थी, जिसके बाद वो फिजियो ने उनके हाथ को भी वहां पे चेक किया था कि ये चोट गंभीर तो नहीं, उसके बाद भी वो गेंदबाजी करने उतरे। तो वहां पे कहीं ना कहीं वो जो लाइन लेन था जिसके वो वहां पे भटक चुके थे,
इस अंदाज में जो लाइन लेंथ पे जो ट्रैक की गेंदबाजी होनी चाहिए थे वहां से वो थोड़ा भटके थे, तो जिसका नतीजा था कि वो 3 ओवर में 28 रन दिए। कहीं ना कहीं इसके अलावा उन्होंने एक विकेट भी चटकाया है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भारतीय टीम ने, हार्दिक पांड्या ने हालांकि रन तो जरूर दिए, इसके अलावा उन्होंने एक महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाया, तो जिसका एक अहम योगदान रहा है विराट कहीं ना कहीं वहां पे हार्दिक पांड्या का। उन्होंने अगर पारी के दौरान, भारतीय पारी के दौरान भी उन्होंने शानदार छक्का भी लगाया था। तो टीम इंडिया के लिए एक अच्छा संकेत है कि उनका चोट कितना गंभीर है ये कह पाना भी मुश्किल होगा, लेकिन इस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, रन भले ही खर्च किए, लेकिन उस अंदाज में उन्होंने विकेट भी चटकाए। रविचंद्रन अश्विन वाकई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रविचंद्रन अश्विन ने भी तो शानदार गेंदबाजी की है। महज एक विकेट चटकाने में कामयाब हुए, लेकिन जो गेंदबाजी है, जो इकोनॉमी रेट है इनका देखा जाए तो 3.40 का है, जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाजी के रूप में जाने जा, यहाँ पे देख सकते हैं आप इनको। कुलदीप यादव को पिछले कुछ मैचों से देखा जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। एशिया कप की अगर बात करें, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी और टीम इंडिया को जिताने में एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, और इस मैच में ने भी उन्होंने 10 ओवर की गेंदबाजी की और कहने के 42 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। तो यहाँ से इनका जो परफॉर्मेंस है, जो लगातार पिछले कुछ मैचों से बहुत ही शानदार रहा है, जो कि टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं स्पिन गेंदबाजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा संकेत है यहाँ पे। अनुज, रविंद्र जडेजा की, वाकई रविंद्र जडेजा के बारे में तो जितनी भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, वाकई 10 ओवर 28 रन, 3 महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने चटकाए, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ होगी यहाँ पे गेंदबाजी की। और हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर के एक अहम सदस्य क्या यहाँ पर आदर्श भैया है, आदर्श मिश्र जी हैं। ये ब्रजभूषण त्रिपाठी हमारे साथ कलीग थे जब हम एक नेशनल चैनल में काम करते थे, तो आज हम इनको अपने साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मैच था। तो अब आज का मैच की जो आगाज हुआ है उस पर आदर्श भाई आप ही क्या रहा है। अभी हम भारत की बैटिंग इंपॉर्टेंट जो है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी राय बताइए। आज यही है ना कि जो अपोनेंट में कुछ हमारे ही मीडिया हाउसेस हैं जो तैयार बैठे थे कि केएल राहुल फ्लॉप हों, केएल राहुल फ्लॉप हों, और हम उन सारा ठीक रहा, हम ओपनर मिडिल ऑर्डर सबका ठीक रहा, हम केएल राहुल पे फोड़े। जी जी जी। लेकिन केएल राहुल ने वो अपनी कहते हैं ना क्लास दिखा दी कि बंदे एक्सपीरियंस बंदे इसीलिए आपको हर कठिन परिस्थिति में मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। जी हाँ। और जब यही नहीं, जब आपकी टीम संकट में होती है तो केएल राहुल ही संकट मोचन का हर मैच वो में परफॉर्मेंस देते हैं। जिस दिन आपके टॉप ऑर्डर 17 पे 3, 21 पे 51 पे 3 ऐसे होता, ऐसे मैचेज आते हैं तो केएल राहुल ही उस मैच में आपको परफॉर्मेंस करके देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक कमेंट आ रहा है, ओपनिंग में शर्मा के लगातार न चलना ये क्या चिंता का विषय नहीं? बिल्कुल भाई, ये चिंता का विषय है, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। ब्रिज भाई, आपको दीपक भाई का जो कमेंट आया हुआ है, ओपनिंग में रोहित शर्मा का लगातार न चलना, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? देखिए, अगर बात करें आज जिस अंदाज में वो आउट हुए थे, एलबीडब्ल्यू जो करार हुआ, जो उनका विकेट गिरा था, एजे रूट ने लिया था विकेट, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फुल शॉट के लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा, लेकिन जिस अंदाज में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं बतौर कप्तान इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है बतौर कप्तान, और अगर हम बात कर ले वहां पे 2019 की अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां पे जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 5 शतक आए थे उनके नाम। हालांकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का जो फॉर्म है वो कहने की चिंता का सबब है। तो कहने की टीम इंडिया के लिए ये चिंता का सबब जरूर है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रोहित शर्मा को भी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्या इशू आ रहे हैं, मतलब कहाँ कौन से शॉट को कैसे खेलना है, पुल शॉट ही वो ज्यादातर खेलते हैं। और जिस तरह से आज वो आउट हुए थे, एलबीडब्ल्यू आउट हुए थे, तो कहीं ना कहीं इस पे उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वनडे इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचेस में भारतीय खिलाड़ी 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी गोल्डन डक में आउट हुए। वाकई
ये इस बात का बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, जिस अंदाज में जो विकेट गिरा था वहां पे ईशान किशन, हालांकि मौका मिला था वहां पे शुभमन गिल के एब्सेंस में, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो अब्सेंस थे, उनके जगह पे उनको मौका मिला। हालांकि अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले वहां पे जिस तरह से स्टार्क ने उनको आउट किया, पहली बॉल पे वो आउट हुए थे, स्लिप में वहां पे कैच आउट हुए थे। तो कहने के यहाँ पे भी श्रेयस अय्यर की बात कर ले, वहां पे आउट हुए। उसके बाद रोहित शर्मा का जो विकेट गिरा था, कहने के वहां से लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी या नहीं, ये आदर्श सबसे भैया, बड़ा सवाल भी था। आपका तो क्या कहीं ना ओपिनियन है इस कहीं पे? रोहित शर्मा का जो फॉर्म है कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। और बिल्कुल लगातार ब्रिज जी, मैं एक यहाँ पर समस्या आपको 2 और मिनट भी है, रोकूंगा। इस मैं आपको 2 बात मिनट का यहाँ मैं जिक्र रोकूंगा। करना चाहूंगा कि जी जी। भारतीय टीम के लिए कहीं ना कहीं इस आदर्श भैया, आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी टॉप ऑर्डर गोल्डन डक को जा रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का सबब है कि नहीं? देखिए, चिंता का सबब, ये तो चिंता का सबब है, बट आप ये देखिए कि आपका ओपनिंग तो चलिए, वो ईशान किशन का गेंद एकदम विकेट टेकर गेंद था, जी हाँ। लेकिन लेकिन अय्यर अय्यर का रिस्पॉन्सिबल कब होंगे? ये नंबर 4 पे कहते हैं कि हमें नंबर 4 पे, अय्यर ने आपको हर बार निराश किया, जब एन मौके आते हैं तो अय्यर रन ही नहीं बनाते हैं। मैं सिर्फ रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग जो टॉप ऑर्डर आज के थे, रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, इनके ऊपर तो कहीं ना मैं कहीं मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी। देखिए, जो रोहित शर्मा ने शॉट खेला वो गैर जिम्मेदाराना शॉट था, क्योंकि आप कम से कम उस एकदम हाई प्रेशर मैच में, क्योंकि आप जानते हैं चेन्नई की टर्निंग पिच स्लो होती है, वहां पे अगर जी हाँ। आप यही यही 230 240 और इस सिचुएशन में मैच होता तो ये मैच फंसा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत डोमिनेट होकर के खेलती। जी बिल्कुल, यहां पर अगर मेरे ख्याल से 240 रन के आसपास होता तो इंडिया और ज्यादा प्रेशर में आती। वाकई अगर अगर जैसा आपने यहाँ पे आपने जिस तरह से अंदाज में वहाँ पे बात की, इस बात का जिक्र किया आपने, क्योंकि इतना जरा आसान नहीं था जिस तरह से वहां पे विकेट वहां पे टीम इंडिया को बचा पाना, ये मुश्किल था वहां पे। इस तरह से कि पहली पारी में अगर आप देखें हैं तो उस अंदाज में जिस तरह से स्पिन को गेंदबाजी वहां पे मदद मिली थी, और हम ऐसा जिक्र भी कर रहे थे कि जो दूसरा इनिंग्स होगा वहां पे भी स्पिन गेंदबाजों को ही मदद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कहने जी की हाँ। पिच की कंडीशन वहां पे थी, वहां पे तेज गेंदबाज जो थे उनको मदद मिली है। जी हाँ तो मैं बिल्कुल। जिस तरह से अब ग्लेन ऐसा मानते मैक्सवेल हैं, ने, रोहित शर्मा के साथ सबके बाद, इन तीनों को छोड़ने के बाद, द किंग कोहली, एम्परर कोहली, वाकई आप लोगों को क्या ओपिनियन है इनके बारे में? इसके बाद हम क्लास में भी आएंगे। देखिए इनके बारे में तो इनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी ही कम है। देखिए जिस अंदाज में इस बल्लेबाज ने परफॉर्म किया है वो वाकई, मतलब कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास में अगर जो कोई अभी जो फिलहाल जो कोई बैट्समैन है तो मेरे लिहाज से वो विराट कोहली है। जी जी। एक समय ऐसा था अनुज कि जिस कंडीशन में विराट कोहली के शतक न आने की वजह से किरकिरी हुई थी इस खिलाड़ी की, कि जहां पे उनकी कप्तानी भी गई थी, कप्तानी पे भी याद सवाल करिए उठाए वो गए थे कि समय कप्तानी T20 वर्ल्ड के कप हुआ था, बावजूद भी आप हम मैच लोग नहीं जीत पा न्यूज रहे रूम हैं। में थे, और आप आंकड़े उठा के आप वीके देख न्यूज में। लीजिए, किसी भी फॉर्मेट में, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं बता रहा हूं, जी जी। क्योंकि जिस अंदाज में 2011 के वर्ल्ड कप में भी इन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया था, फाइनल मैच में भी इनकी एक अहम जिम्मेदारी थी। पूरे वर्ल्ड कप में 2011 के वर्ल्ड कप में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाया था इन्होंने भारतीय टीम जी को जी। जीत दिलाने में। जी एक जी। समय युवा खिलाड़ी थी। आज अब किसी भी फॉर्मेट में उठा लें, चाहे वनडे मैच हो, चाहे T20 मैच हो, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे आप जी हाँ। आईपीएल की भी बात कर ले, जी आप जी। एवरेज देख लीजिए इनका, इनके शतक देख लीजिए, इनके आसपास मतलब जो जितने भी दिग्गज खिलाड़ी हैं, सचिन के बराबरी करने वाले हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बराबरी कर पाएंगे या नहीं, लेकिन जिस अंदाज वो कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा कि जब वो बराबरी कर लेंगे, वो उस जी जी मुकाम पे बिल्कुल। भी वो पहुंच यहाँ सकते पर हैं। मैं इस अंदाज में अभी आपसे वो टाइम याद करवाना चाहूंगा, हम लोग ऑफिस में थे रात को, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, T20 वर्ल्ड कप चला, 2021 की बात है। उस वक्त जब जी जी विराट कोहली आउट हुए थे, 2021 में तब से विराट कोहली का फॉर्म गड़बड़ हुआ था। वाकई वाकई देखिए, मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहूंगा, 2019 में जी हाँ। बांग्लादेश के खिलाफ शतक आया था उनका टेस्ट मैच में।
जी जी उसके बाद से 2019 के बाद से शतक नहीं लगा पाए थे वहां पे। उसके बाद जी 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 अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, टीम इंडिया बहुत पहले ही बाहर हो चुकी थी। हम्म पाकिस्तान से हारने के बाद न्यूजीलैंड से सामना था, वहां पे न्यूजीलैंड से हारी। उसके बाद उनका T20 में जो बेस्ट स्कोर था, 90 के आसपास का स्कोर था। उसके बाद T20 में उनका कोई शतक नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने शतक लगाया था। जी उसके जी बाद से अगर आप देखें तो उनका जो फॉर्म था वो कहीं ना कहीं जो पहले था वो उसी सेम रूटीन पे वो अपने ट्रैक पर आ गए थे, और अब लगातार जो परफॉर्मेंस था आदर्श भैया, वो बरकरार है। आपका क्या इसमें कमेंट है क्लास जै, क्लास पर कमेंट? जैसा जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आपके विराट कोहली का भी कमबैक सेंचुरी तो केएल राहुल की कैप्टनसी में आया था, जी जी क्योंकि उस मैच में रोहित शर्मा ने बेंच पे बैठे हुए थे। उस मैच में केएल राहुल ने कप्तानी की थी। जी हाँ तो कि आप ये देखिए सिचुएशन क्या बन रहा, केएल राहुल की कप्तानी में हर खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बेस्ट निकल के आ रहा है। जी 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 तब हार्दिक पांड्या को फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन चाहे ईशान किशन का पहला दोहरा शतक हो, सुमन गिल का पहला वनडे या टेस्ट का शतक हो, हम्म शार्दुल ठाकुर का 7 विकेट हॉल हो साउथ अफ्रीका में, आवाज देखिए क्लियर नहीं क्योंकि आ रहा है आपकी। जी जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि केएल राहुल के लिए 1 डेढ़ साल जी हाँ उनके लिए भी सही नहीं था, क्योंकि केएल हाँ हाँ आपको याद होगा जब विराट कोहली का फॉर्म नहीं था, रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं था, न्यूजीलैंड का दौरा था, तो वहां पे केएल जी जी राहुल ही रन बना रहे थे। जी हाँ वनडे का आंकड़ा उठा वाकई के देख लीजिए। और वाकई केएल वाकई राहुल कि लोग ने ये कह दिया कि चलो मानता मेंटेलिटी, एक ओवर अगर एक वर्ल्ड कप उन्होंने एक ओवर मैडन खा लिया तो लोग हम्म इतना हाइपर हो केएल राहुल को बाहर कर दिया जाए। और ये नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, और जैसे कि आपने बताया इस आप लोकेश दोनों राहुल से मैं के जानना बारे में। चाहूंगा रहा तो इस खिलाड़ी के बारे में, दोनों के ओपिनियन। बंदे को इंजरी हुई, हाथ में चोट लगी, बॉलिंग करते टाइम बॉलिंग फिंगर में चोट लगी, थोड़ा सा रन लीक हुए, लोग चढ़ गए, लेकिन इसके बाद आया, बंदे ने छक्का लगाया, पावर मिला, केएल राहुल ने भी साथ छक्के लगाए, साथ में छक्के लगाए। इस खिलाड़ी के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए अगर देखिए बात करें हार्दिक पांड्या की। जी जी आप बताएं। मैं देखिए हार्दिक पांड्या एक टीम के अहम खिलाड़ी है, क्योंकि आप जब भी मेन सिचुएशन टफ सिचुएशन में जाएंगे तो केएल राहुल की जिस तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं उसी तरीके का परफॉर्मेंस आपको हार्दिक पांड्या भी देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का होना वो आपको टूर्नामेंट जिताने की काबिलियत रखते हैं। अगर आप जी सपोज कीजिए किसी यंगस्टर को आप उठा के उसके 4 मैच के परफॉर्मेंस पे उसको वर्ल्ड कप खिला रहे थे, तो ये गलती नहीं की थी, चहल को इन्होंने ड्रॉप किया, आपके भुवनेश्वर कुमार को ये ड्रॉप कर दिए। आप यही तो देखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस गाइज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। अगर आप देखिए देखिए मैं 2003 आपको 2007 ये आदर्श जी मैं इस एग्जाम्पल बात का। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए आप लोग आदर्श जी कहने एकदम कहीं ना सही है। कहीं यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार का जैसे आपने जिक्र किया, शिखर धवन भी टीम में शामिल नहीं है। ऐसा ये कयास लगाया जा रहा था कि इनका टीम में होना बहुत जरूरी है। और एक हम्म बात यहाँ पे और ये था कि 2019 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो शिखर धवन और रोहित शर्मा की जो जोड़ी थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था। जी जी और कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है बीसीसीआई के लिए भी कि यहाँ पे वो 15 सदस्यीय जो टीम है, यानी कि वर्ल्ड कप के लिए जो टीम का जो चयन हो रहा है, जी जी इसमें किसको बाहर रखा जाए ये सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि अब किसको ड्रॉप करोगे? अगर मोहम्मद शमी को आप ड्रॉप कर नहीं सकते, और नहीं नहीं मोहम्मद सिराज को आप बाहर कर नहीं सकते, कुलदीप यादव को बाहर आप कर नहीं सकते, क्योंकि जी जिस जी तरह से परफॉर्मेंस कुलदीप यादव ने दिया है पूरे एशिया कप में या इसके पहले जो डोमेस्टिक मैच हुआ था उसमें हुआ था, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आप ड्रॉप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और कहीं ना कहीं इसी में से टॉप खिलाड़ी चुनकर आते हैं जो कि
वर्ल्ड कप या किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए वहां पे सेलेक्ट किया जाता है। तो भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो काफी टाइम से बाहर टीम से बाहर चल रहे हैं वो। अब उनका टीम में जगह न बना पाना, कहीं न कहीं टीम मैनेजमेंट या कप्तान को लेकर ही टीम डिसाइड की जाती है। और ये क्या चल रहा है क्या नहीं, भुवनेश्वर कुमार जो कि बहुत अच्छे गेंदबाज है और जो कि स्विंग के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, देखिए आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आपका किसी भी खिलाड़ी का बैट पैच आता है, लेकिन जरूरी होता कि कैप्टन की बैकिंग उसको कितनी मिल रही है। आप यही उठा के देख लो, धोनी को 3 आईसीसी इवेंट जीतने का श्रेय क्यों जाता, क्योंकि धोनी अपने कोर टीम को और बेंच स्टैंड टीम को उनको प्रॉपर मौके देते थे। आप उठा के देख लीजिए 2007 का वर्ल्ड कप, आप इतनी बुरी तरीके से हारे, लेकिन उन्होंने 8 में ही वो टीम बनानी स्टार्ट कर दी थी कि मुझे 8 में ही वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है, भले मुझे 3-4 प्लेयरों को ड्रॉप ही करना पड़े। जी जी, लेकिन जी बताएं। तो मेरा मानना कि अगर आप कप्तान और टीम मैनेजमेंट का बैकिंग जिस प्लेयरों को मिल रहा है, क्योंकि मैं देखना ये चाहता था कि अगर आप शिखर धवन को ना ही सेलेक्ट कीजिए, लेकिन आप देखिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ आप किसे लेके आ रहे हो, रविचंद्र अश्विन को, जिस खिलाड़ी ने पिछले 7 सालों में कोई वनडे का वर्ल्ड कप एक मैचेज नहीं खेले। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका टीम में आना सबसे बड़ा जो यहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से जो इनको यहाँ पे मौका मिला है, क्योंकि अक्षर पटेल को चोट लगने के बाद इनको टीम में जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये बतौर अनुभवी खिलाड़ी के तौर पे इनको टीम में शामिल किया गया है। हालांकि देखिए बतौर, जी बताएं।